हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शॉक के बारे में। शॉक, जिसे सर्कुलेटरी शॉक भी कहा जाता है, ये एक क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ शॉक की अगर बात करेंगे, शॉक इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन सेल्यूलर ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। ये ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन सेल्यूलर ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड। यानी कि सेल्यूलर ऑक्सीजन सप्लाई या तो कम हो सकती है तो डिमांड मीट नहीं होगी, या सेल्यूलर ऑक्सीजन सप्लाई बराबर है लेकिन डिमांड ही ज़्यादा है। और दिस इज़ यूजुअली अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। रिवर्सिबल शॉक में ये रिवर्सिबल होता है इफ़ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई इज रिस्टोर्ड। अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दें तो शॉक रिवर्सिबल हो सकता है। और इरिवर्सिबल, अगर हम इसको अनट्रीटेड रखें, शॉक प्रोग्रेसेस टू इरिवर्सिबल स्टेज रिजल्टिंग इन डेथ। इरिवर्सिबल स्टेज में डेथ हो सकती है, किससे? फ्रॉम मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिसफंक्शन। मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिसफंक्शन से ये पेशेंट मर सकता है इन इफ शॉक प्रोग्रेसेस टू इरिवर्सिबल स्टेज। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक की बात करें। पैथोफिजियोलॉजी, द सेल्यूलर ऑक्सीजन इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी इन द सेटिंग ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। इसका क्या मतलब है? जो सेल्यूलर ऑक्सीजन इम्बैलेंस हमने ऊपर कहा डेफिनेशन में, वो कॉमनली होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी इन द सेटिंग ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, यानी कि कार्डिक आउटपुट ही कम हो गया। तो शॉक इज मोस्ट कॉमनली इन द सेटिंग ऑफ डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। ये तो एक चीज़ है। और बाकी हो सकता है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, सेल्स की डिमांड ही बढ़ गई है। कार्डिक आउटपुट एडिक्वेट है लेकिन सेल्स डिमांड हो गई तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। या इम्पेयर्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं, डिमांड भी उतनी ही है, सप्लाई भी उतनी ही है, लेकिन ये जो मिल रहा है ऑक्सीजन वही यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड साइनाइड पॉइजनिंग में ऐसा होता है। अब इन रीजंस में से कोई भी रीजन हो शॉक का, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई का, तो सेल में क्या क्या चेंजेस होती हैं जो कि हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक कहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो गई, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया इंस्टेड ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में अगर आपको पता होगा कि वहाँ लैक्टेट प्रोड्यूस होता है पायरुवेट से, जो कि एक एसिड है। तो इसकी वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम हो जाती है। इट इज डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो कि हर एक बॉडी की हर एक सेल में होता है, जो सेल्यूलर होम्योस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल मेंटेन करता है, अपार्ट फ्रॉम द जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी। तो इम्पेयर्ड होम्योस्टेसिस हो जाती है। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेसिस एंड प्रोटीएसिस। ये कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेसिस और प्रोटीएसिस एक्टिवेट हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या हो जाता है? सेल स्वेल हो जाती है और डेथ कर जाती है। जब सेल डेथ होती है तो सेल से कुछ कंटेंट्स लीक होते हैं जो एक्टिवेट कर सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कास्केड्स एंड ऑल्टरिंग माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन। उस वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। मतलब कि सेल एक तो खुद डाई कर रही है, दूसरा कि खुद डाई होने के बाद भी ये सराउंडिंग टिश्यूज को भी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि इंट्रासेलुलर कंटेंट जो रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाइसोसोम्स वगैरह रिलीज हो गए, वहाँ से हाइड्रोलिसिस रिलीज हो गए, उस वजह से सर्कुलेशन में माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन जो है वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो वो पूरा ऑर्गन ही डिसफंक्शन हो जाता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक की, यानी कि शॉक के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या हो जाता है? प्राइमरी पैथोलॉजी इज अ रिडक्शन ऑफ सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन हो जाती है। जब वेजोडाइलेशन होती है स्पेशली आर्टीरियोल्स वगैरह की, उसकी वजह से सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो वेजोडाइलेशन इसमें पैथोलॉजी है।
It is unique among the types of shock that there is compensatory increase in cardiac output. Vasodilation होने की वजह से peripheral vascular resistance कम होने की वजह से cardiac output बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो कम हो जाती है तो resistance to blood flow कम हो जाता है, cardiac output बढ़ जाता है। एंड इसका सबसे कॉमन का कॉज है सेप्सिस। इस टाइप ऑफ शॉक के टाइप्स होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी, जैसे कि एक मैंने आपको बोला अभी सेप्टिक शॉक, दूसरा है न्यूरोजेनिक शॉक और तीसरा है एनाफिलैक्टिक शॉक। सेप्सिस जिसको हम रीडिफाइन करते हैं एज डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन। सेप्सिस का रिसेंटली रीडर डेफिनेशन दिया गया है कि ये एक डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन, यानी कि होस्ट का रिस्पॉन्स ही डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। एंड व्हेन दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, जब इसके कंडीशन के साथ डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स के साथ ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हाइपोटेंशन हो जाता है पेशेंट को, रिक्वायरिंग वेजोप्रेसर सपोर्ट, उसको वेजोप्रेसर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वेजोप्रेसर सपोर्ट मतलब क्या होता है, उसमें हम ड्रग्स देते हैं जैसे कि डोपामीन, डोब्यूटामीन। इट इज़ क्लासिफाइड एज सेप्टिक शॉक। जब पेशेंट को इन ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है तो तब कहते हैं कि ये सेप्टिक शॉक है। अब दूसरा आता है इसमें एनाफिलैक्टिक शॉक। ये तो था डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का एक टाइप। अब आता है एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्सिस अगर आपको पता होगा, इट्स एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जीज जो कि IgE मीडिएटेड होती हैं, दैट रैपिडली डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन। रैपिड डेवलपमेंट होती है इसकी आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन, जो कि प्रेजेंट हो सकता है फूड में, कोई दवाई से या इंसेक्ट बाइट से, in which there is histamine release, resulting in both arterial and venous vasodilation. Histamine, आपको मैं बता दूं कि हिस्टामिन एक वेजोडाइलेटर होता है। अगर आपको नहीं पता है, हिस्टामिन एक वेजोडाइलेटर है जो कि वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन करता है, आर्टरीज की भी वेन्स की भी। अगर स्पेशली वेन्स की वेजोडाइलेशन, वीनोडाइलेशन जिसको हम कहते हैं, वो हो जाती है तो पूलिंग ऑफ ब्लड इन वीनस सिस्टम हो जाता है, वीनस पूलिंग जिसको हम कहते हैं। उस वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है और दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट, जैसे मैंने कहा कि शॉक में कार्डिक आउटपुट मोस्ट कॉमनली, कार्डिक आउटपुट की डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की सेटिंग में ही शॉक हो जाता है, तो दिस रिजल्ट्स इन शॉक। तीसरा जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो है न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज इन वैस्कुलर कैपेसिटी विदाउट रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम सडन लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन थ्रू आउट द बॉडी। जो वेजोमोटर टोन होता है वही कम हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट करती हैं, लेकिन ब्लड वॉल्यूम इसमें बराबर होता है। इसमें ब्लड वॉल्यूम को कुछ नहीं होता है थ्रू आउट द बॉडी, रिजल्टिंग इन स्पेशली मैसिव डायलेशन ऑफ द वेन्स। मैसिव डायलेशन ऑफ वेन्स जब हो गई तो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन वीनस पूलिंग अगेन एंड डिक्रीज इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अब ये न्यूरोजेनिक शॉक में, क्योंकि इस इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन एंड स्पेशली वीनोडाइलेशन, तो ड्यू टू डिक्रीज इन वेजोमोटर टोन, ये किस किस वजह से हो सकता है, जैसे कि डीप जनरल एनेस्थीसिया इसके कॉजेज होते हैं, जिसमें वेजोमोटर सेंटर ही डिप्रेस हो जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से ब्लॉक, अगर ये स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइन के ऊपर तक एक्सटेंड करता है तो इट ब्लॉक्स द सिंपैथेटिक नर्वस आउटफ्लो, जिसकी वजह से भी वेजोमोटर टोन कम हो जाता है, और ब्रेन डैमेज अगेन रिजल्टिंग इन वेजोमोटर सेंटर पैरालिसिस। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक शॉक, जैसा कि नाम, ये दूसरा टाइप ऑफ शॉक है। ये पहला था डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स बोले। दूसरा है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ शॉक विच इज कार्डियोजेनिक शॉक, सेकेंड टाइप ऑफ शॉक। फर्स्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव। कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे कि कार्डियोजेनिक दैट मीन्स इट अराइजेस फ्रॉम द हार्ट, हार्ट में ही कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ड्यू टू रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट ओइंग टू अ प्राइमरी कार्डियक प्रॉब्लम। इसमें कार्डियक प्रॉब्लम ही होती है तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज कम हो जाती है। बट देर इज a compensatory increase in the systemic vascular resistance and the stroke volume may be reduced due to processes that affect myocardial contractility. जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा
ड्यू टू एनी डिजीज प्रोसेस जो मायोकार्डियम को अफेक्ट करती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथीज। उस वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे आपको पता, मायोकार्डाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। तो अगर हार्ट मसल ही डिजीज हो गई तो वो एज एन एफिशिएंट पंप काम नहीं कर पाएगी, जिस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज कम हो जाएगी। तीसरा टाइप ऑफ शॉक है जिसको हम कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, और इसका दूसरा नाम है हैमरेजिक शॉक भी, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया यूजुअली हो जाता है इन द सेटिंग ऑफ हैमरेज। जब हैमरेज हो जाती है, कॉमन है इसका कॉज। वो और भी कॉजेज हैं, जैसे कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई पेशेंट को, वो मैं बोलूँगी आपको कि उसमें भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। सो डिजीज प्रोसेसेस दैट रिड्यूस कार्डियक आउटपुट वाया ए रिडक्शन इन प्रीलोड। अब इसमें क्या हो जाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम ही कम हो जाता है, तो अगर ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम प्रीलोड भी कहते हैं, वो कम हो जाता है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। एंड इन एडिशन टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट देयर इज इंक्रीज इन सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस रिलेटेड टू डिक्रीज इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम। इंक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें हैमरेज जो हो सकती है, जो जैसा कि मैंने आपको कहा, इसको हैमरेजिक शॉक भी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल हैमरेज हो सकती है या इंटरनल हैमरेज हो सकती है। एक्सटर्नल मीन्स कि बॉडी के बाहर खून आ रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा। इंटरनल हैमरेज है कि बॉडी के विद इन ही ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि जीआई ब्लीड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग ड्यू टू वेरियस कॉजेस। कोई भी कॉज हो, जीआई ब्लीड आप याद रखिए कि इंटरनल हैमरेज हो सकती है। बहुत सारे कॉजेज हैं इंटरनल हैमरेज के, वन ऑफ देम इज जीआई ब्लीड। या दूसरा मैंने आपको कहा कि इसमें दिस इज अ लेस कॉमन कॉज ऑफ शॉक, सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग या डायरिया, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाता है। हाइपोवोलीमिया क्या होता है, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, तो इट कैन लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। चौथा टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अभी तक हमने डिस्कस किए, फर्स्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, सेकंड इज कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड इज हाइपोवोलेमिक शॉक, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक चौथा है। इसमें रिड्यूस कार्डियक आउटपुट ड्यू टू एन एक्स्ट्रा कार्डियक प्रोसेस इम्पेयरिंग आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। कार्डियक आउटपुट इसमें भी कम हो जाता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कार्डियक पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है टू आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जैसे सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ गई वो। और डिक्रीज वीनस रिटर्न, फॉर एग्जांपल टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हो जाता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक कंडीशन है जिसमें एयर चला जाता है प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी में एयर चला जाता है, इतना एयर चला जाता है कि ये कंप्रेस करता है वेसल्स को, सराउंडिंग वेसल्स को। फॉर एग्जांपल वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और उसको, तो इंफीरियर वेना केवा जब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो ऑब्स्ट्रक्शन टू इनफ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट हो गई, मतलब डिक्रीज वीनस रिटर्न हो गया, वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है। ये एक कॉज है।